एक और नई क्लास में सभी लोगों के साथ जुड़ चुके हैं हम और सभी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एक और नई आशा और उम्मीद के साथ सभी लोग जुड़े रहें और आगे बढ़े रहें और आगे बढ़ाते रहें। चलिए, पीछे क्लास थी हमारी एक और केमिस्ट्री की, जिसमें हमने पदार्थ के बारे में सब कुछ बताया था, समझाया था। और पदार्थ की हमने 3 प्रावस्थाएं समझाई थी। 5 प्रावस्थाएं थी जिसमें से हमने 3 समझाई थी, ठोस, द्रव और गैस को। और बाकी हमारे पास 2 अवस्थाएं रह गई थी, एक थी प्लाज्मा, दूसरी थी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 3 अवस्थाएं रह गई थी। लेकिन इससे पहले आपको मैं थोड़ी सी 2 लाइनें और बता दूं, जो आपके फायदे के लिए और हमारे फायदे के लिए भी रहेगा। अगर आपके पास पड़ोस में कोई भी आरआरबी ग्रुप डी की प्रिपरेशन या फॉर्म भर दिया है, तैयारी नहीं कर रहा है या फिर तैयारी करना चाहता है, तो हमारा चैनल उसके लिए ओपन है, अमित स्ट्रेटजी एएस एजुकेशन। आप उसके लिए कोलैब करें हमारे साथ, एएस एजुकेशन के साथ, और उसको जोड़ लीजिए एएस एजुकेशन में। फुल प्रिपरेशन एएस एजुकेशन चैनल आपके लिए करा रहा है। लेकिन आपसे मेरी थोड़ी सी एक प्रॉमिस और भी रहेगी कि अगर आप मेरे इस वीडियो पर आए हैं और यदि आप मेरे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज आपसे मेरी ये प्रॉमिस है, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, इस सारी बातों को छोड़कर अब आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर और क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी पिछली एक क्लास में, जिसमें हमने पदार्थ के बारे में, मींस मैटर के बारे में सब कुछ बताया था। और मैटर में हमने बताया भी था कि मैटर की आखिर मैटर का वर्गीकरण, कि आखिर मैटर का वर्गीकरण क्या था। मैटर का वर्गीकरण हमने देखा, पदार्थ का वर्गीकरण 2 भागों में वर्गीकरण किया गया था। एक तो भौतिक वर्गीकरण था और दूसरा हमारा रासायनिक वर्गीकरण था। एक तो भौतिक वर्गीकरण था और दूसरा हमारा रासायनिक वर्गीकरण था। इन दोनों वर्गीकरणों को हमने देखा और हमने भौतिक वर्गीकरण को आगे की ओर लेकर गए। हम भौतिक वर्गीकरण को आगे की ओर लेकर गए और भौतिक वर्गीकरण में हमने 5 प्रावस्थाएं, भौतिक वर्गीकरण की 5 प्रावस्थाएं, जिसमें सबसे पहली ठोस, दूसरी प्रावस्था द्रव, तीसरी गैस और चौथी प्लाज्मा और 5वीं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन 5 प्रावस्थाओं का हमने वर्गीकरण किया था, जिसमें से हम इन 3 प्रावस्थाओं को या 3 अवस्थाओं को, भौतिक वर्गीकरण की 3 अवस्थाओं को हम आपके लिए पिछले वीडियो में बता चुके थे। तो आज हम बात करेंगे इन दो अवस्थाओं की, पहली प्लाज्मा, दूसरी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। उसके बाद हम बात करेंगे कि इन प्रावस्थाओं में आखिर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं। चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा अपनी क्लास को भी आगे की ओर लेकर चलते हैं। थोड़ा जल्दी चलेंगे लेकिन देरी नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ एकदम अच्छी तरह से बताया जाएगा हमारे चैनल पर। एएस एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड करा रहा है, एएस एजुकेशन आपके लिए सारी चीजें। चलिए, हेडिंग लगा लीजिएगा प्लाज्मा। अब हम प्लाज्मा की बात करते हैं कि आखिर प्लाज्मा क्या है। हम प्लाज्मा की बात करते हैं कि आखिर प्लाज्मा क्या है। हमने देखा है, सबसे पहले भौतिक अवस्थाओं में हमारी 5 अवस्थाएं थी भौतिक वर्गीकरण में। सबसे पहली ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, बाद में चौथी प्रावस्था हमारे पास आई, जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। पॉइंट को नोट कर लीजिएगा और इसको बोल दीजिएगा कि यह प्रावस्था भौतिक वर्गीकरण की चौथी अवस्था है। तो इसको लिखिए कि यह भौतिक वर्गीकरण की चौथी अवस्था है। भौतिक वर्गीकरण की चौथी अवस्था है। चौथी
अवस्था है। अब दूसरी चीज, इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें, नोट कर लीजिएगा परिभाषा। परिभाषा बहुत ही सरल है। इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हमारे साथ कहती है कि जब किसी गैस को, परिभाषा कहती है जब किसी गैस को उच्च तापमान पर, जब किसी गैस को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है या उच्च तापमान दिया जाता है, उच्च तापमान दिया जाता है, उच्च तापमान दिया जाता है, तब गैस के उच्च तापमान दिया जाता है, तब गैस के कण क्या होते हैं, तब गैस के कण उत्तेजित होने लगते हैं, गैस के कण उत्तेजित होने लगते हैं, गैस के कण उत्तेजित होने लगते हैं और आवेश आ जाता है, और आवेश आ जाता है, और आवेश आ जाता है, जिससे क्या होता है, ये चमकने लगते हैं। आवेश आ जाता है जिससे ये चमकने लगते हैं, जिससे ये चमकने लगते हैं, जिससे ये चमकने लगते हैं। ये रही परिभाषा प्लाज्मा की। इसके बाद अगर हम बात करें इसके उदाहरण की, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या हो, आपने देखा होगा नियॉन बल्ब। नियॉन बल्ब में नियॉन गैस होती है, नियॉन बल्ब में नियॉन गैस चमकती है, नियॉन गैस चमकती है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें कि तारों में प्लाज्मा पदार्थ होता है, तारों में प्लाज्मा पदार्थ होता है। क्या होता है, प्लाज्मा पदार्थ होता है। अगर एग्जाम्पल नंबर 3 की हम बात करें तो हमारे पास आता है फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्लाज्मा होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्लाज्मा होता है। ये बात रही हमारे भौतिक वर्गीकरण की अवस्था चौथी की, पदार्थ प्लाज्मा की। यह भौतिक वर्गीकरण की चौथी अवस्था है। और जब किसी गैस को उच्च तापमान दिया जाता है तो गैस के कण उत्तेजित होने लगते हैं और आवेश आ जाता है, जिससे ये चमकने लगते हैं। उदाहरण की बात करें तो नियॉन बल्ब में नियॉन चमकती है। अगर आपके लिए कहीं हमारी लाइट का उजाला लग रहा है या लाइट का प्रकाश लग रहा है, उससे थोड़ा धुंधला चमक रहा है, तो बता दीजिएगा उसे कमेंट में, तो उसके लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा कहते हैं कि तारों में प्लाज्मा पदार्थ होता है। जो तारे आसमान में चमकते हैं इनमें भी प्लाज्मा पदार्थ होता है। दूसरी फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्लाज्मा होता है। एक फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसमें भी प्लाज्मा होता है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम देते हैं आपके लिए नोट करने के लिए। बाकी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की तरफ। हेडिंग लगा लीजिएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। हेडिंग लगा लीजिएगा, हेडिंग लगा लीजिएगा बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट।
अगर मैं आपके लिए बता दूं कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, अगर इसकी खोज के बारे में बता दूं तो एक साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस। कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी खोज की थी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पॉइंट बना के लिखिए, ये पांचवी अवस्था, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। भौतिक वर्गीकरण है पदार्थों की पांचवी अवस्था, पांचवी अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? पांचवी अवस्था होती है। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। अगर इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो नोट कर लीजिएगा परिभाषा। परिभाषा कहती है कि किसी कम घनत्व वाली गैस को, किसी कम घनत्व वाली गैस को, किसी कम घनत्व वाली गैस को परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर गर्म किया जाए, गर्म किया जाए। अगर हम परम शून्य ताप की बात करें तो ये -273 डिग्री केल्विन, -273 डिग्री केल्विन होता है। परम शून्य ताप की बात करें तो -273 डिग्री केल्विन होता है। गर्म किया जाए तो गैस के कण, सुपर एटम की तरह व्यवहार करने लगते हैं। किसकी तरह? सुपर एटम की तरह, सुपर एटम की तरह व्यवहार करने लगते हैं, व्यवहार करने लगते हैं और अपना व्यक्तिगत गुण, अपना व्यक्तिगत गुण खो देते हैं, व्यक्तिगत गुण खो देते हैं। तब इस प्रक्रिया को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तब इस प्रक्रिया को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। आगे नोट कर लीजिएगा कि यूज ऑफ एनी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का प्रयोग। अब इनके प्रयोग की बात कर लेते हैं। हेडिंग लगा लीजिएगा प्रयोग, कि आखिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का प्रयोग क्या है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट प्रयोग के बारे में लिख लीजिएगा। सबसे पहला होता है कि इसका प्रयोग एटॉमिक क्लॉक में किया जाता है। एटॉमिक क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक। नंबर 2 क्वांटम, नंबर 2 क्वांटम कंप्यूटिंग में किया जाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में किया जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का। एक बार दोबारा रिवाइज करिएगा कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आखिर है क्या। तो बात करें कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का सबसे पहले खोज सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी, और ये पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है। कह रहे किसी, इसकी परिभाषा क्या है? किसी कम घनत्व वाली गैस को परम शून्य ताप पर गर्म किया जाए
तो गैस के कण सुपर एटम की तरह व्यवहार करने लगते हैं और अपना व्यक्तिगत गुण खो देते हैं। तब इस प्रक्रिया को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। दूसरी इसका प्रयोग के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग एटॉमिक क्लॉक में किया गया था और दूसरा क्वांटम कंप्यूटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। यहां तक सारी बातें नोट कर लीजिएगा। इसके फिर आगे बढ़ते हैं पदार्थों में परिवर्तन कि पदार्थों में होने वाले परिवर्तन या भौतिक वर्गीकरण की अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं। ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम देते हैं आपके लिए नोट करने के लिए, नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, पदार्थों की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं और उनके क्या क्या परिवर्तन हैं। हेडिंग लगा लीजिएगा कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन, चेंजेस ऑफ मैट, पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन, चेंजेस इन मैटर स्टेजेस, चेंजेस इन मैटर स्टेजेस, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। सबसे पहली अवस्था परिवर्तन पदार्थ की डाल लीजिएगा, एक एक करके सारी अवस्थाओं को बता देते हैं। सबसे पहली अवस्था रहती है हमारे पास गलनांक। गलनांक, गलनांक के लिए बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या? मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु, गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट। अब आखिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जानिए, परिभाषा नोट कराते हैं, नोट कर लीजिएगा इसकी परिभाषा को कि आखिर मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। नोट कर लीजिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। नोट करिए कि जब किसी ठोस को, जब किसी ठोस को, जब किसी ठोस को किसी निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित तापमान पर द्रव में परिवर्तित कर दिया जाए, द्रव में परिवर्तित कर दिया जाए, द्रव में परिवर्तित कर दिया जाए, तब उसका, उसे, जब किसी ठोस को, तब उसका गलनांक बिंदु कहते हैं, तब उसका गलनांक बिंदु कहते हैं। द्रव को परिवर्तित कर दिया जाए तब उसका गलनांक बिंदु, गलनांक बिंदु कहते हैं। अब क्या रहा कि जब किसी ठोस को किसी निश्चित तापमान पर द्रव में परिवर्तित कर दिया जाए तब उसका गलनांक बिंदु कहते हैं। नोट कर लीजिएगा एग्जांपल्स को। एग्जांपल, जैसे कोई ठोस है, अब उसको द्रव में चेंज करना है, किसी ठोस को द्रव में चेंज करना है। कौन सा द्रव है ठोस में चेंज होगा, जानिए। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो हमारे पास उदाहरण आता है कि बर्फीली सड़कों पर नमक का छिड़काव। किस पर? बर्फीली सड़कों पर नमक का छिड़काव, बर्फीली सड़कों पर नमक का
छिड़काव। उदाहरण के तौर पर इसको नोट कर लीजिएगा, उदाहरण के तौर पर इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे एक परिवर्तन और आता है, एक अवस्था परिवर्तन और आता है, जिसके लिए हम बोलते हैं क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। इसके लिए मिटाते हैं, आगे नोट करिएगा, एक हेडिंग लगाइएगा क्वथनांक, हेडिंग लगाइएगा क्वथनांक, हेडिंग लगाइएगा क्वथनांक। क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। इसका नाम ही दर्शाता है आपके लिए, देखिए कि इसके नाम में ही छिपा है बॉइलिंग मतलब उबलना, बॉइलिंग मतलब उबलना। इसका नाम ही सिद्ध करता है कि बॉइलिंग पॉइंट। अब ये दिखाता है, हमें बताता है कि जब किसी, और इसकी परिभाषा भी हमें ही बताती है, नोट कर लीजिएगा। कहते हैं कि जब किसी द्रव को एक निश्चित टेम्परेचर, निश्चित तापमान पर, एक निश्चित तापमान पर गैस में बदल दिया जाए, एक निश्चित तापमान पर गैस में बदल दिया जाए, तब उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, तब उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नोट कर लीजिएगा कि हमारे पास सबसे बेटर एग्जाम्पल है पानी। क्या? जल को क्या दिया हमने? टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया। अब ये क्या बन गया? बाष्प। क्या बन गया? बाष्प। ये स्टीम बन गया। देखिए, जब जल के लिए हमने 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबाला, तब ये किसमें चेंज हो गया? बाष्प में। देखिए ये किसमें चेंज हो गया? बाष्प में। किसमें चेंज हो गया? बाष्प में। इसको हमने बाष्प में बदल दिया। तब ये हमें दर्शाता है कि जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समझ गए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड उदाहरण के तौर पर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और भी बता दूं कि अभी तक आपके पास पड़ोस में वो लोग जिन्होंने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म फिल कर दिया है और अभी सो रहे हैं, तो उन्हें जगा दीजिए और हमारे चैनल की लिंक उनको सेंड कर दीजिए, क्योंकि हमारा चैनल एएस एजुकेशन फुल प्रिपरेशन आरआरबी ग्रुप डी की प्रोवाइड करा रहा है, वेद, मैथ एंड साइंस से। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एएस एजुकेशन आपके लिए साइंस और मैथ का फुल प्रिपरेशन आरआरबी ग्रुप डी का दे रहा है। तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस चैनल को। और यदि आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर और नए ही वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब पर, तो प्लीज आपसे मेरा प्रॉमिस है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आप बता दीजिएगा कि आखिर मेरा पढ़ाने का अनुभव आपको कैसा लग रहा है। अगर अनुभव अच्छा लग रहा है तो कमेंट में थम्स अप जरूर दीजिएगा। बाकी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। मिलते हैं अपनी और एक धुआंधार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, नमस्कार दोस्त।